अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, दैट इज अ टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, to attract, tendency of an atom to attract the shared pair of electron, towards itself. In a part. Actually, electronegativity is not an energy, it is a tendency. So it is a tendency, so it has no unit. Right? Non-metals are more electronegative than metals. So non-metals are electronegative. अपन electronegative को En से डिनोट करेंगे. Metals are electropositive. Metals are electropositive. ठीक है. अब चलो अपन ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या. अपन ने कहा अगर मेरे पास हाइड्रोजन और Cl में बॉन्ड है तो ये ज्यादा नॉन मेटेलिक है Cl, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रो, जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे. अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अपन ने लिखा H और Cl, तो Cl के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और H का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिनसे अपन बॉन्ड बनाते हैं इसको कहते हैं अपन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड बनाने के लिए अपन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं इनको अपन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन को अपन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. And a pair of free electron which are not bonded, a pair of electron is called lone pair. A pair of electron is called lone pair. A pair of सब नॉन बॉन्डेड होना चाहिए. वो नॉन बॉन्डेड होना चाहिए लोन पेयर के लिए. नहीं, bond pair will not be lone pair. Bond pair will be different. This will be a bond pair. This is a lone pair. सर वो कह रही है वो लोन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का होता है. Obviously बात है. मुझे सुनाई क्यों नहीं दिया यार. तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. लैपटॉप की आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, 1 मिनट में. एक्चुअली लैपटॉप में साउंड लगाऊंगा तो बहुत आवाज दे जाती है. कोई लगाता हूँ, लेकिन मैं साउंड लगा देता हूँ. अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे जैसे HCl है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ शिफ्ट होते हैं. मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसमें से थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा. इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव. 1 मिनट रुकना.
हाँ जी, अब वो आवाज इतनी स्पीड वो ज्यादा तेज आती ना, तो वैसे ही मतलब चलो अपन देखते हैं फिर। तो अपन ने कहा कि भाई देख, अगर जैसे कोई आयनिक बॉन्ड होता है ना, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसी एटम को ट्रांसफर करते ही है, तो अपन कहते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ शिफ्ट होता है बस। तो अगर ट्रांसफर होता तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, और थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो फिर पार्शियल चार्ज लिखेंगे, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, whenever there is a bond between the atoms of different electronegativity, then electron of the bonds electron of the bonds is always shifted towards more electronegative atom, due to which there develops the partial delta positive charge and delta negative charge. तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज उस पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उस पे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल चार्जेस। हायर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज चार्जेस ना, मतलब जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा उतना ही ज्यादा इसका स्ट्रेंथ भी होगा। तो कहेंगे वो जितना ज्यादा शिफ्ट होगा उसकी तरफ उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रेंथ भी होगा। वी कैन राइट दैट, ठीक है ना, जितना ज्यादा इसका ये सर स्ट्रेंथ होगा वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा क्या? ना, चार्जेस का स्ट्रेंथ होगा। इन डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो दैट इज, अब अपन कहेंगे एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, दिस चार्जेस कॉल्ड, जितना ज्यादा ये चार्जेस होंगे उतना ज्यादा ये बॉन्ड पोलर होगा। इसको अपन कहते हैं जितना ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी होगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज अपन ऐसे लिख रहे हैं, अगर इसकी जगह HF होता तो HF ज्यादा नॉन मेटेलिक है Cl से, ये डेल्टा पॉजिटिव है तो ये डैश हो जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा। तो अगर अपन चेक करें तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन तो सेम है, तो अपन को सिर्फ F और Cl पे फोकस करना है। F और Cl में ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन सा होता है? F। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, तो अपन बता सकते हैं these charges, higher the strength of these charges, more is the polarity in the bond, polar bonds चार्जेस होते हैं तो सर मतलब वो डेल्टा डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा, बोलेंगे अपन। सो हायर द स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्जेस, more is the polarity in the bond, उतनी ज्यादा पोलैरिटी भी होगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा पॉजिटिव, बट डेल्टा पॉजिटिव डैश इज इक्वल टू डेल्टा नेगेटिव डैश एंड डेल्टा पॉजिटिव विल बी इक्वल टू डेल्टा नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इन दोनों का स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होता है।
अगर ये -2 है तो ये +2 है तो ये -2 होगा, अगर ये -3 है तो ये +3 है तो ये -3 होगा। जितना स्ट्रेंथ इसका होगा उतना ही इसका होगा किसी भी बॉन्ड में। और अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर मूवमेंट हमेशा बोलो सर जैसे हम बाकी केसेस में बोलते हैं कि फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने नहीं बोला, कब बोलते हैं? नहीं, इसमें नहीं, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे तो नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफरेंट। बट फिर वो जब इसमें अपनी तरफ लेगा तो फिर रिपल्शन नहीं होगा और ज्यादा, मतलब ऑलरेडी वो उतना डेंस अट्रैक्ट करेगा। भाई आप एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिख लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, electron affinity is a property of atom. It is property of atom, of single atom. वो single atom में पड़ता है। Electronegativity is a property of molecule. ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स में पढ़ सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में मॉलिक्यूल। तो मैं मॉलिक्यूल में पढ़ूंगा इसको, इसलिए दोनों में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज यूनिट, अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, किलो जूल्स लिखा, लाइक दैट, किलो कैलोरीज लिखेंगे। इट डजंट हैव एनी यूनिट because it's a tendency, so there is no unit of this. Electron affinity has no regular variation in the periodic table. कभी भी किसी का भी कुछ भी हो जाता है, अपन ने काफी एक्सेप्शन लिखे थे। No regular variation in periodic table. Variation in periodic table, इसका रेगुलर वेरिएशन होगा। मैंने कहा जो ज्यादा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट हैज अ रेगुलर वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल विदाउट एनी एक्सेप्शंस। So electron affinity and electronegativity, they are different. Electronegativity is a property of single atom. ये तो बॉन्डेड की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन कंपेयर करेंगे ही, अपन बोलेंगे ही नहीं कि भाई हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर, समझ। तो बोलो। सब आपने एग्जांपल में जो लिखा है वो समझ नहीं आया। एग्जांपल तो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ वाला एग्जांपल लोग थोड़ा समझ नहीं आया। भाई एक बात बता, हाइड्रोजन है और Cl है, हाइड्रोजन और F है, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, तो ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन सा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। यस वो समझ है, वो आपने लिखा क्या है, वो स्टेटमेंट जो आपने लिखी है ना सर, स्ट्रेंथ डेल्टा पॉजिटिव। हाँ तो ठीक है, उसमें ही देख ले, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा इसको, तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कम देगा तो कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बताओगे कैसे कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है? एक को डैश कर दो, दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि अलग अलग एटम खींच रहे हैं। तो बताओ ज्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन की क्लोरीन? फ्लोरीन। तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ओके सर, पक्का? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ऐसा होता तो खींचता नहीं, ले ही लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज है ना। भाई वो तो ये है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ जाएगा उतना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ, वो लिखा। सर अगर Na और H होता, अगर हाइड्राइड फॉर्म होता तो फिर कैसा होता? तो भी NaH हो जाता, N पे पॉजिटिव H पे नेगेटिव। सर मतलब पूरा चार्ज आ जाता।
हाँ बिल्कुल, क्यों आपने लिखा था ट्रस्टेबल सीरीज में सोडियम हाइड्राइड इज आयनिक बॉन्ड, ये एक मेटल एक नॉन मेटल ऑलवेज आयनिक बॉन्ड। ट्रस्टेबल सीरीज में सोडियम पहले आता है इसलिए उसका चार्ज फिक्स। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल एटम। आइसोलेटेड एटम। अब अपन देखते हैं ऐसे वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल देखते हैं। Non-metals are more electronegative than metals। वैसे अब अपन ऐसा नहीं करेंगे कि जो लिखा हुआ है उसको वापस नहीं लिखेंगे, वो सब समझ में आ गया क्या लिख रहे हो, क्या है और क्या लिख रहे हो, है ना, अपन को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में ये पार्ट अपन को पता है कि कहाँ मेटल्स होते हैं कहाँ नॉन मेटल होते हैं, ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पर आप बता चुके होंगे कि देयर इज अ रेगुलर वेरिएशन, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases from LHS to RHS and decreases from top to bottom। मेरे ख्याल से सबको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि LHS से RHS पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। There are many scales used to calculate the electronegativity of atoms. The electronegativity of atoms. Used to calculate the electronegativity of atoms. Right? So, such as हम जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं वो होता है पॉलिंग स्केल। सबसे ज्यादा जो अपन यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जिस स्केल का वैल्यूज अपन यूज करेंगे उसको कहते हैं पॉलिंग स्केल। He assumed the electronegativity of, मतलब उसने एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले अज्यूम कर लिया, of fluorine as 4 and then he calculated the electronegativity of other elements by taking fluorine as reference and using the bond energies data। बॉन्ड एनर्जी डाटा, ये बॉन्ड एनर्जी पहले पूरा लिख देता हूं। यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी डाटा ऑफ बॉन्ड्स। मान लो अपने पास कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। To calculate the electronegativity of, सर एक मिनट लास्ट पेज, the electronegativity of, अपन ना एक बॉन्ड वो ले लेते हैं, मतलब HF
मतलब ए बी भी ले सकता था मैं इसको, या एच एफ ले लो, ऐसे कुछ। पहले भाई इसको लास्ट पेज दिखाते हैं मैंने, तब तक मैं आराम से सुकून से चाय के मजे बना सकता हूँ। हो गया? हाँ सर। अच्छा, मुझे लग रहा था बोलेगा नहीं सर अभी आप चाय के मजे ले सकते हो। चल ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एचएफ ना, अब इसको मैं एबीबी ले लेता हूं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं और देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया था उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अपन एच लिखेंगे। अब एफ को तो उसने क्या किया, बाय यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अपन को एच एफ गिवन था, एफ एफ गिवन है, दैट इज F2 मॉलिक्यूल एंड H2 मॉलिक्यूल, ऐसे बॉन्ड एनर्जी अपन को गिवन होनी चाहिए। ये बॉन्ड एनर्जी अपन को गिवन होगा कि बॉन्ड एनर्जी मतलब किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी होता है। ये डाटा है, बॉन्ड एनर्जी डाटा ऑफ बॉन्ड्स। अब ये वैल्यू अपन को गिवन होगा, तो व्हाट ही सेज दैट, और उसने जो इक्वेशन बताया था वो भी देख लेते हैं, यूजिंग द इक्वेशन। अब मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ इक्वेशन। व्हाट ही सेज दैट XA minus XB, where AB is the element है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A and B। तो मैं HF लिख लूँ इसमें, आप लिख रहे हो तो HF लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना? आप लिख रहे हो तो HF लिख लो, HF सर एक जनरल रखते हैं ना, कोई बात चलेगा। इन जनरल मतलब मुझे वही लगता है यार कि मतलब गड़बड़ ना हो कुछ, अपन इन जनरल ऐसे ले लेते हैं। ए बी मतलब इसमें से एक एच होगा, एक एफ होगा। 0.208 ये तो उसने कांस्टेंट एक अपने डेरिवेशन से नंबर कैलकुलेट किया था, और इसमें लिखा था उसने अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई। और ये जो डेल्टा ई के वैल्यूज गिवन है, मतलब बॉन्ड एनर्जीज के वैल्यूज गिवन है, वो उसने किलो कैलोरीज में यूज किया था। ये भी अपन को लिखना पड़ेगा कि जो एनर्जी डाटा अपन यूज कर रहे हैं उनके यूनिट्स बताओ, क्योंकि अगर यूनिट चेंज करोगे तो ये वाला जो वैल्यू है ना ये चेंज होगा, ये वाला वैल्यू चेंज होगा अगर अपन यूनिट चेंज करेंगे। अब अपन एक ही याद रखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पता नहीं सर ने क्या बताया था ऐसे, कौन सी वैल्यू किस केस में, अपन को एक ही पता है उसी में कर लेंगे। सर क्या यूनिट है इसका? इसका ठीक है, यूनिट क्या है? इसका यूनिट अपन ने कहा तो डेल्टा, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट होगा किलो कैलोरीज, तो अपन लिखते हैं ना सर। वो एक्स और एक्स भी क्या है? अब लिख तो रहा हूँ, एक मिनट तो रुक जा भैया मेरे, मुझे ये टेंशन होता है तुमको समझ में कैसे आएगा, मुझे थोड़ी समझ में, एक मिनट तो रुक जा, मैं बताऊंगा सब चीज, कैसे पता चलेगा डेल्टा ई क्या है ये बताओ, सब लिखूंगा ना वह लिख के, बिल्कुल टेंशन मत ले। एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, XB is electronegativity of atom B atom। अब पहले डेल्टा ई लिखता हूं मैं, बाद में रूट तुम खुद करोगे। डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये एनर्जी है तो मैं लिखूंगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ, डेल्टा ई जो होता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, इसमें HF हो जाएगा, अगर अपन को गिवन होगा तो HF हो जाएगा, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, मतलब मुझे बॉन्ड एनर्जी HF के लिए अगर HA है तो H2 का बॉन्ड एनर्जी मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, मतलब F2 का बॉन्ड एनर्जी। और ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको अपन को लेना होता है रूट में 1/2, और ये सारे बॉन्ड एनर्जी डाटा जो यूज कर रहे हो ना ये सब किलो कैलोरीज में होंगे, मतलब मेरा आंसर जो ये डेल्टा ई एनर्जी चेंज है जो कि किलो कैलोरीज में आएगा,
पर मोल, मतलब ये जो बॉन्ड एनर्जी डाटा अपन को गिवन होंगे वो सारे के सारे पर मोल में गिवन होंगे। तो ये वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अभी तो चैप्टर वाइज है तो आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी आज तक कोई क्वेश्चन आया है इससे, और ना ही कभी आएगा। लेकिन फिर भी अगर चैप्टर वाइज है तो अभी तो अपन लिख सकते हैं, इक्वेशन पूछ सकते हैं अपन से, वो मेंस में कुछ भी पूछ सकते हैं। मेंस में अपन से कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो, तो फिर अगर अपन को बॉन्ड एनर्जी डाटा गिवन होता तो मैं यहाँ पर HF का बॉन्ड एनर्जी लिख देता, यहाँ पर F2 का बॉन्ड एनर्जी कर लेता, यहाँ पर H2 दोनों मल्टीप्लाई करके और फिर ये रूट लेके और फिर डेल्टा ई कैलकुलेट करके फिर डेल्टा ई को रूट के अंदर लेके जाता और फिर 0.028 से मल्टीप्लाई करके बता देता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फ्लोरीन के लिए होता तो अब जैसे अपन ने बी फ्लोरीन अज्यूम किया तो अपन क्या बोलते हैं कि इसकी 4 होगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे, पता चलता है। ठीक है ना, तो अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पता चल जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, एक थोड़ा सा अपन एक पार्ट लिखते हैं। मान लो अपने पास ऐसे कितने बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इनको थोड़ा तो पता होना ही चाहिए। कैसे, अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू आपने 4.0 अज्यूम किया, ये 3 होता है, ये भी 3 होता है, दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। वो एनसीईआरटी में गिवन अपन को लेना होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इससे। ये दोनों की वैल्यू एनसीईआरटी में सेम गिवन है, तो एनसीईआरटी में जो डाटा गिवन है अगर जब तक वो बिल्कुल गलत ना हो मैं उसे गलत नहीं मानूंगा। तो अगर दोनों सेम गिवन है तो दोनों अपन सेम अज्यूम करेंगे। ये 3.5 है, ये 2.8 है, 2.1 होता है, 2.4 होता है, 2.0 होगा, ये 2.1 होगा, 2.1 के 2.05 के आसपास होगा, और एल्यूमिनियम दैट विल बी 1.8। अब तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कोई नहीं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। बाकी तो मैंने वैसे ही लिख दिया थोड़ा, बाकी ये पार्ट अपन को पता होना चाहिए, ये पार्ट याद होना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे दैट इज इधर। अब ये तो देख ही रहे हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है यहाँ से यहाँ, और टॉप टू बॉटम कम हो रहा है, सभी में कम होगा। टॉप टू बॉटम तो रेगुलर वेरिएशन है, वो तो आपने पहले बता दिया, देयर इज अ रेगुलर वेरिएशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटलाइट्स इज नियरली 2 होता है। तो अगर जो मेटलाइट्स होंगे ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 के आसपास होगी मेटलाइट्स की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की बात करूंगा तो इट इज ग्रेटर देन 2, और अगर मेटल की बात करोगे तो लेस देन 2। वो मेटलॉइड्स मींस इन जनरल सारे मेटलॉइड्स की बात हो रही है, और क्या, मैं सारे मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो सारे नॉन मेटल और सारे मेटल की बात कर रहा हूँ। फॉलोइंग स्केल पे अब उनसे शायद कोई क्वेश्चन वो वैसे तो नहीं पूछेंगे कि राइट द मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट करो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं अपन से कैलकुलेशन, लेकिन पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक मैं दूसरा स्केल भी लिखूंगा, द अदर स्केल इज कॉल्ड मोलिकन स्केल। अब देयर आर ऑलमोस्ट 20 स्केल्स, पता देयर आर ऑलमोस्ट 20 स्केल्स होते हैं, सब कहते हैं हमारा स्केल सही है, लेकिन इसके वैल्यूज अपन को सबसे ज्यादा इजी लगे फॉलोइंग स्केल के, इसलिए अपन सबसे ज्यादा वही यूज करेंगे, मैं भी वही यूज करूंगा। सर एक क्वेश्चन उस कहे का क्वेश्चन
पॉलिंग स्केल पे लिख लो, बॉन्ड एनर्जी बता देता हूँ इसको भाई, इसकी इनकी बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी अपन को, बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट कर लेंगे सर बस डाटा कैलकुलेशन ही मतलब करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तीनों दिया होगा हमें। हाँ तीनों वही तो गिवन होगा ना, तभी तो ये कैलकुलेट कर पाऊंगा, तभी तो बता पाऊंगा। ये इसकी वैल्यू 4 है अगर फ्लोरीन है तो, इसकी वैल्यू 2.1 है, ये मुझे पता है, लिखा तो है आपने। हाइड्रोजन 2.1 होता है, लिख दे। सर बोलो। फिर कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ इसलिए तो नहीं बताया, नहीं तो देता कैलकुलेशन अगर कोई कंसेप्ट होता तो। सर हाइड्रोजन का कितना बोले आप? 2.1। चलो अब तो मतलब एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड बोल दिया ना और समझा दिया तुम्हें, तो अब तो मैं सारे वैल्यूज बोलते रहेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा और कैसे होगा। तो अब तुम देखते रहोगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, अभी बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना अपन, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे अब आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा। मैंने ऐसे बताया, मैंने ऐसे बताया, तो आप बार बार रिपीट करते रहो, देखते रहो कि हाँ यार बताया तो है हमने सब कुछ। मोलिकन स्केल, यस। मोलिकन स्केल में क्या होता है, ही यूज्ड एवरेज ऑफ ionization energy and electron affinity of elements in electron volt per atom to calculate the electronegativity. सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है सर वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है। हाँ हाँ है ना, सभी में वेरिएशन प्रूफ होते हैं, कोई वैल्यू फिक्स थोड़ी होता है, इसने भी तो अज्यूम किया। सो वो रिलेटिव है ना। ऑब्वियसली, तभी तो अपन एक को फिक्स करके सभी को कैलकुलेट कर रहा है। फ्लोरीन से हाइड्रोजन का कैलकुलेट और किया, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन की 4 ही गलत हुई तो? क्या, फ्लोरीन का जो उसने 4 लिया वही गलत हुआ तो? कोई बात नहीं, तो रिलेटिवली सारे चेंज हो जाएंगे उसी रिस्पेक्ट में, जैसे इसमें देखो मोलिकन स्केल में उसने अपना स्केल बनाया, तो देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट कोई भी ले लो आप, उसने आयनाइजेशन एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और डिवाइड किया 2 से। इसके जितने भी, अब देखो इसने बॉन्ड एनर्जी यूज नहीं किया, इसने सिर्फ एलिमेंट यूज किया। हमें एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर किलो जूल होगा तो अपन को कन्वर्जन आता है, मैंने आपको कन्वर्जन बताया। जो मोलिक्यूल वैल्यूज आई ना, जो उसके वैल्यूज थे ना, दे आर एग्जैक्टली 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग वैल्यूज। मतलब इसका वैल्यू जो था ना फ्लोरीन का, वो 2 मतलब इन सबको 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसने तो यूज नहीं किया ना बॉन्ड एनर्जी, फिर भी इसका डाटा बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसे ही वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन तो सेम आ रहा है, मतलब पॉलिंग स्केल पे जो भी वैल्यूज आ रही थी उसको 2.8 से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूल वैल्यूज आ रही है। एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी वगैरह यूज नहीं किया उसने, तो देखो एवरेज लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तब भी इसका मतलब है दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। सर मैजिक मैजिक नहीं, उनने पूरी लाइफ में एक ही काम किया। मॉलिक्यूल ने क्या दिया, ये स्केल दिया, बस उसने पूरी लाइफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लगा दी होगी हर एक एलिमेंट के लिए पढ़ने के लिए। हमने तो 1 मिनट में बता दिया बस ऐसा 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 सब हो जाएगा। भाई उनने तो बेचारों ने पूरी लाइफ लगाई ना एक ही चीज को रिसर्च करने में। तो ठीक है, वी गॉट दैट। और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ तो एवरेज है, अपन को याद हो ही गया। यहाँ थोड़ा सा ये नंबर याद करना है, रूट ऑफ डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई वाला पार्ट अपन को थोड़ा याद होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, अपन ये दो ही स्केल पढ़ते हैं बस। हाँ बोलो। मोलिक्यूल में तो बस मतलब मोलिक्यूल का निकालने के लिए बस उसी एटम की इंफॉर्मेशन लगेगी ना। ऑब्वियसली अगर एलिमेंट एफ के लिए चाहिए तो एफ का आयनाइजेशन एनर्जी और एफ का इलेक्ट्रॉनिसिटी, बस उनका एवरेज ले लो। ओके।
इसका मतलब है कि पॉलिंग ने जो वैल्यूज अज्यूम किए थे वो बहुत बढ़िया थे, उसने बिल्कुल सिंपल वैल्यूज यूज किए। नेक्स्ट, अब मैं लिख सकता हूं इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between the bonded atoms, मतलब ए बी दो एटम है, इनके बीच में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा इज इक्वल टू 1.7। अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा ना, देन बॉन्ड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। मतलब बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर और मैं आयनिक कैरेक्टर बता सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। If electronegativity difference between the atom is greater than 1.7, then bond is more covalent। ज्यादा है इसका मतलब आयनिक, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बॉन्ड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस होंगे। जितना ज्यादा, जैसे ये है तो अपन कहेंगे भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आएगा। तो एक इन जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो 50% आयनिक बॉन्ड है और 50% बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर है। और अगर उससे ज्यादा है इसका मतलब है बॉन्ड इज मोर आयनिक। सर ये मोलिकन स्केल का लिख रहे हैं? नो, सभी के लिए ऑन पॉलिंग स्केल लिख लो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं यूज करूंगा पॉलिंग स्केल हमेशा। ये पॉलिंग स्केल पे है। देन बॉन्ड इज मोर आयनिक एंड लेस कोवेलेंट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी दे दिया जाए तो भी मैं बता सकता हूं कि बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। राइट। तो इन जनरल अपन ने एक ऐसे लिखा, ऐसे नहीं बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल ही बना देंगे, बट इन जनरल ऐसा होता है कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा। तो अपन आयनिक बॉन्ड ज्यादा कहेंगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो। नेक्स्ट वी कैन राइट एज, अब मुझे नहीं लगता अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, क्योंकि देयर इज अ रेगुलर वेरिएशन, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। अगर रेगुलर वेरिएशन है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपन को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपन देख के बता सकते हैं। अब मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 4। अभी व्हाट हैपेंस, electronegativity of element, if the electronegativity is more, its tendency to attract the electron is more. The atoms or ions which has more tendency to attract electron are more electronegative। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कि मेरे पास CF है और मेरे पास CCl है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है।
इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को डैश ले लेते हैं। बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है या फ्लोरीन होता है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मैं फ्लोरीन के लिए नहीं पूछ रहा, मैं तो कार्बन के लिए पूछ रहा हूं। बताओ कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन 1 या कार्बन 2? मतलब डेल्टा पॉजिटिव वाला या डेल्टा पॉजिटिव डैश वाला, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर डैश वाला। जो कि क्लोरीन। सर क्लोरीन के साथ जो है। इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव डैश वाला है। सर डैश। ये बताना है कि 1 और 2 कार्बन में से कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर 2 होगा। अब तुम मुझे ये बताओ इनमें से, दोनों में से मैं इनको इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं, इसको भी दिखाता हूं, इसको भी दिखाता हूं, किसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? C1 C2 T2 सर C2 T2 नहीं यार, सर सी डेल्टा प्लस से तो वो ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा प्लस डैश ज्यादा नहीं। अबे डेल्टा प्लस डैश ज्यादा थोड़ी है, डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, इसमें फ्लोरीन है। सर पर ऊपर पॉजिटिव कहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा? कहां सर डेल्टा मत पॉजिटिव? वो पॉजिटिव सर सी पर। अबे तो ये तो दोनों ही सी है। सर नहीं, वो नहीं बोल रहा सर, कंपेयर करेंगे तो डेल्टा प्लस ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा होगा ना। हाँ तो मैग्नीट्यूड इसलिए तो कह रहा हूं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसलिए तो कह रहा हूं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिखा तो है the atom or of ions which has more tendency to attract electrons are more electronegative. ओके सर। नहीं सर, नहीं समझा। अच्छा बता सर मेरे पास, मतलब रुक जा 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 रुक जा, मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा बता मेरे पास ये दोनों हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ज्यादा बताओ जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? सर F3 प्लस +3 तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे। ओके सर, समझा। भाई अभी जिसकी थोड़ा समझा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो चलो इन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा। भाई आप तो एटम के लिए बोलो तो मैं कंपेयर कर लूंगा। इसका मतलब है किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं है। तो फिर वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्डेड है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एटम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम with delta positive charge is greater than with delta positive charge dash, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, बिकॉज कार्बन विद डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हैज more strength of, more tendency to attract the electron, more tendency to attract the electron, to attract the electron. ठीक है, वैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं जो ज्यादा नॉन मेटल होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या क्या बोल रहे हो, हमें तो ये फर्क पड़ता है कि आप दो एटम को लिखो या आयन को लिखो, आप उनको लिखो और मुझसे पूछो कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा मेरे लिए वही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खत्म हुआ। सर उसको ऐसे भी बोल बिल्कुल नहीं बोल सकते, जो मैंने बोला फ्लोरीन। किसी को डाउट है तो बोलो।
अब अपन इसका भी सुन लेते हैं। हाँ बोलो, कैसे बोल सकते हैं? सर मतलब फ्लोरीन ज्यादा मतलब डेल्टा नेगेटिव है, तो उसके साथ वाला कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो उसको दे देंगे तो वो जल्दी से ले लेगा। ऑब्वियसली, मतलब वही तो क्या, तो अपन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ही तो लिखा था यहाँ पर, वही तो लिखा था अपन ने। मैं भी तो यही कह रहा हूँ तुमसे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ इसके कंपैरिजन में, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में। तो जब दोनों को इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा? जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मुझे एक पार्ट लिखना है, लेकिन वो अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे बाद में तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp is greater than sp2 is greater than sp3. These are hybridizations. तो स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। यस स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा। अपन केमिकल बॉन्डिंग पे चलेंगे तो पढ़ेंगे सब। Electronegativity of atom in a molecule is not fixed. Molecule electronegativity of atom in a molecule is electronegativity of atom is not fixed. अपन इसी को बोलते हैं ना, is not fixed. It also depends on other atom by which it is bonded. By which it is bonded. मैंने सी एग्जाम्पल जो है उसके लिए आपसे बोला कि अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड वगैरह पढ़े हुए हैं स्कूल के लिए। तो अभी अपन लिख देते हैं, बाद में रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा। अभी भी पता रहेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp ज्यादा होता है। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब मैं कुछ और वेरिएशन लिखना चाहता हूँ, मतलब ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, बट मैं कुछ पार्ट और भी पढ़ना चाहता हूँ इसमें वेरिएशन। तो वेरिएशन में बताना चाहूंगा, वेरिएशन ऑफ अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वैसे तो अपन लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी इन द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स का डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बट अभी के लिए अपन लिखेंगे वेरिएशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। जनरली पहले से अपन को पता है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक and non-metal oxides are acidic in nature. Oxides are acidic in nature. Acidic in nature. Metal oxides are basic and the non-metal oxides are acidic in nature. So that is अपन लिखेंगे। प्रीवियस पेज लिखना है किसी को, अपन पहले बता दें, उसको लिख लेगा, फिर अपन कर लेते हैं। पहले प्रीवियस पेज बता देते हैं, देखते हैं भाई। लेकिन जब ऐसे प्रीवियस पेज लिखना पड़े तो बता दिया करो कि हाँ हो गया, मैंने लिख लिया।
गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर आप केमिस्ट्री के क्लासेस बढ़ा सकते हो। केमिस्ट्री के क्लासेस बढ़ा दें? सर स्कूल का कैंप का रिएक्शन एग्जाम था, अच्छा गया? अच्छा सर ठीक ठाक गया। अरे यार टाइम नहीं मिला ना अपन को, तुम लोग मतलब अभी इनका टाइम मिल रहा है। अपन एक काम कर सकते हो क्या तुम लोग, मैं ना जैसे इनका बॉन्डिंग शुरू हो गया, इंटी वालों का सुबह वाला, इनका केमिकल बॉन्डिंग आज क्लास में शुरू हो गया, मतलब अपना भी हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लेने का, एक आध क्लास में अपना भी शुरू हो जाएगा। मैं ना इनको हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन चैप्टर इनको एक्स्ट्रा लेके पढ़ाने वाला हूं। क्या करें, तुम लोग भी आ जाओगे उसमें? टाइम क्या होता है? टाइम क्या है? टाइम मैं रात को रखूंगा। फिर चलेगा सर? सर चलेगा सर चलेगा सर। हाइड्रोजन पढ़ना है, स्कूल में तो पूरा डिलीट हो गया, मतलब बस थोड़ा सा ही पार्ट था उसका, एक दिन में आराम से खत्म हो। नहीं होगा क्या ना कि इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अपन रात को ही पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे भी दिन में तो क्लासेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपन रात को ही पढ़ सकते हैं। तो मैं ना उनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि और वो कुछ कुछ और भी चीजें हैं तो अपन उसमें पढ़ सकते हैं एक साथ। चलो अभी ये खत्म करते हैं अपन, है मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा जिस वीक में तो बताऊंगा। सर वो नोट लिखना है। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ था? अरे यार जल्दी कर। हो गया सर। चलो ठीक है, तो अपन क्या लिख रहे थे? हाँ, सो acidic strength of oxides increases from LHS to RHS. ये इंक्रीज को अपन ऐसे एरो लेते हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS। लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि RHS में नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वो आपने बताया। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम LHS टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली बात है, दैट्स व्हाई इट इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर LHS से RHS की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना पड़ेगा। इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब आप ये कह रहे हो कि टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तभी तो आप एसिडिक कैरेक्टर कम बोल रहे हैं, टॉप टू बॉटम। बिल्कुल सीधे पॉइंट पे आते हैं। अपन को गिवन है लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, P2O5, SO3 and Cl2O3। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंक्रीजेस। इसका मतलब है सीजियम ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता ना इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और क्योंकि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो बेस होते हैं। आपने कहा था LHS से RHS की तरफ जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और यहां से यहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो हाँ ठीक है ना।
Na2O मतलब NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड लाइक दैट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिडिक, एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेव करे, उसको अपन एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है which act as a acid when react with the base, reacts with base and act as a base when react with acid, उसको अपन एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे Al2O3 है, अगर Al2O3 को मैं HCl से रिएक्ट करूंगा तो ये AlCl3 बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगर मैं Al2O3 को अगर मैं NaOH से रिएक्ट करूंगा तब भी रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि इसमें ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। Al है ये है। तो अपन लिखेंगे ठीक है, इसको अपन ऐसे कर लेंगे और इसको भी अपन ऐसे कर देंगे, सोडियम एल्यूमिनेट। यहां पर ये एसिड था तो ये बेस जैसे एक्ट करेगा, यहां पर ये बेस था स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको एसिड जैसे बिहेव करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। जब भी आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो वहां बेस होंगे और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल होंगे तो वो एसिड होंगे, मतलब बीच में एम्फोटेरिक जरूर आएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस था, वीक बेस है, एम्फोटेरिक है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसको अपन 7 कर लें तो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब जितना ज्यादा राइट हैंड साइड के ऑक्साइड लिखोगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का ऑक्साइड जितना ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्साइड लिखोगे उतना ज्यादा बेसिक होगा। ऊपर यही लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, पता है ये सब मेटल है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, पता है ये सब एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS, मतलब यहां से यहां जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा बिल्कुल, एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, अपन लिखेंगे चलो ठीक है मान लिया। मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ of B2O3, CO2, Cl2O7, SO3, N2O5, P2O5 एंड Al2O3, ऐसे कर लिया। कुछ ज्यादा ही लिख लिया मैंने, लेकिन अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आंसर लिखते हैं। पता मैं क्या करूंगा, पहले इन सबको पीरियोडिक टेबल में लिखूंगा। मुझे पता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन है। इन सब में एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, ये वाला। तो चलो भाई, ये सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक मेरे लिए एक्सट्रीम लेफ्ट, तो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ Cl2O7 का बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा एक बार लेफ्ट हैंड साइड में आओ, तो उसके बाद सल्फर है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन वैसे भी अपन को तो ऑक्साइड लिखना है, अब ऑक्सीजन का अपना ऑक्साइड तो ओजोन ही होता है, तो वो बनता नहीं है, और फ्लोरीन ज्यादा ऑक्साइड बनाता नहीं है, इसलिए इन दोनों में एक्सेप्शन होता है। इन दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछता एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, इनसे पूछा जाएगा अपन से अगर ऑक्साइड में पूछेंगे। तो अपन एक लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, तो सल्फर आया, तो उसके बाद उससे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सल्फर का था, तो उसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब मैं फिर लेफ्ट साइड में आऊंगा, अब इन दोनों में चेक करना है ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब ज्यादा नॉन मेटेलिक
नाइट्रोजन है इन दोनों में, तो फिर मुझे नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा, उसके बाद फास्फोरस लिखूंगा। तो मैं इसके बाद N2O5 लिखूंगा, उसके बाद मैं P2O5 लिखूंगा, और उसके बाद में वापस एक बार लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होऊंगा। तो अब मुझे वापस इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। तो कार्बन इज नॉन मेटल, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। फिर मेटलॉइड दैट इज SO2 हो जाएगा, उसका ऑक्साइड आपने लिखा होगा, SO2 नहीं दिया, अच्छा दिया ही नहीं, लिखा रह देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद, या फिर मतलब जब क्वेश्चन में नहीं है तो फिर ढूंढेंगे तो फायदा क्या। तो अपन कहेंगे उसके बाद फिर मैं इस पे आया, इसके बाद फिर मैं इस तरफ जाऊंगा, तो फिर मैं बोरॉन B2O3 लिखूंगा, दैट इज इसमें, हाँ B2O3 तो गिवन है, और उसके बाद एम्फोटेरिक, दैट इज हाउ वी कैन राइट। यस सर। तो अपन ऑक्साइड से लिख सकते हैं। आपको मैंने सर फ्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा होगा ना? लेकिन फ्लोरीन का ये बनता नहीं ना F2O से, ये पॉजिटिव होगा, अपन को एनाइन चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होगा फ्लोरीन खुद, ये पॉजिटिव होगा ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट ट्रस्टेबल एटम ना, उसका तो हमेशा ही -1 होता है। और अपन जो लिख रहे हैं उसमें अगर क्लोरीन का एलिमेंट है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आ रहा है। अपन कभी फ्लोरीन पर नेगेटिव नहीं बना पाएंगे, पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे। कभी लिख सकते हैं क्या अपन ऐसे, ये +1 हो सकता है क्या? नो सर, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट ट्रस्टेबल एलिमेंट, तो वो कभी ऑक्साइड ऐसे नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अपन लिखेंगे ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा वो ऑक्साइड्स है। परऑक्साइड्स, वैसे अपन को पता है परऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन O2 पे -1 चार्ज। तो अपन लिखते हैं O2 पे अगर -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा तो परऑक्साइड होगा। तो H2O2 इट इज अ परऑक्साइड, Na2O2 इट इज अ परऑक्साइड, K2O2 इट इज अ परऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड ऐसे दिस इज अ परऑक्साइड, स्ट्रोंशियम वो भी परऑक्साइड बना सकता है। और मुझे यहां पर ये लिखना चाहिए, PbO2 इज अ लेड का +4 वैलेंसी होता है, इट इज ऑक्साइड। ये कंपाउंड काफी पूछता है आपसे कि बताओ ये परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड, ये परऑक्साइड है या ऑक्साइड है, इट इज ऑक्साइड। लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बेरियम +2 होता है तो एक ऑक्सीजन पे -1 होगा, सो इट इज अ परऑक्साइड। अपन को ये भी पता है सुपर ऑक्साइड्स क्या होता है। सुपर ऑक्साइड जिनमें एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज होगा, तो अब ये सुपर ऑक्साइड है। KO2 सुपर ऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, सीजियम जनरली सुपर ऑक्साइड बनाता है, बाकी अपन कैलकुलेट करके चेक करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सर फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है ना, वो भी ऑक्साइड है, -2 इस पे +2। अपन तो कैलकुलेट करेंगे इस पे ऑक्साइड हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, Al2O3 लिख लिया अपन ने, MnO2 भी एम्फोटेरिक होता है, SNO, PbO, SNO2 और PbO2 ये सब एम्फोटेरिक होता है। अब एक्सेट्रा इसलिए लिख रहा हूं, और भी होते हैं लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए। कुछ बोल रहे थे? आर्सेनिक का भी होता है।
कौन सा? आर्सेनिक ऑक्साइड, हाँ होता है ना, बट इट इज नॉट एम्फोटेराइट। ओके सर। मैं उसमें लिखना नहीं चाहता, और CrO2 मतलब बोलूंगा तो लिखोगे तुम, मैं नहीं चाहता ना कि तुम लिखो अभी, क्योंकि जब अपन को पता है कि मैक्सिमम अपन से एडवांस में भी यही सब पूछेंगे तो बाकी नहीं पूछेंगे तो क्यों पढ़ना फिर, और अगर कुछ पूछेंगे तो आप मुझे एडवांस में बाद में बता देना अगर एक दो कुछ आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में डिफरेंस होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ बेस जैसे, बेस के साथ एसिड जैसे। न्यूट्रल का मतलब जो एसिड बेस जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, दे आर न्यूट्रल, ना तो वो एसिड हो सकता है ना बेस हो सकता है, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। MnO2 के बाद टिन ऑक्साइड है, SN ना, SN ये +2 या +4 रहता है, वो टिन 2 बार लिखा मैंने। तो +4 भी न्यूट्रल एम्फोटेरिक होता है, +4 वाला भी एम्फोटेरिक है, +2 वाला भी, +2 वाला भी एम्फोटेरिक है और +4 वाला भी, इसलिए वैसे लिखा मैंने। सर CO2 क्या है? सुपर ऑक्साइड। भाई लिखा तो इधर। ओके। और पहले बताया भी है, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालो, अगर एसिड बना तो एसिडिक ऑक्साइड था, बेस बना तो बेसिक ऑक्साइड है। यस सर। ये सीजियम था, CS, मिक्स्ड ऑक्साइड। Fe2O। दिस इज अ मिक्स ऑक्साइड, this is a mixture of this. It's a mixed oxide. These are the mixed oxide. बस बहुत है। अब अगर आप मुझे कोई ऑक्साइड दोगे तो जैसे मुझे गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में ऐड करूंगा तो वाटर इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये बेस है, इसलिए ये भी बेस है। ऐसे ही अगर मैं CO2 है उसको पानी में डालूंगा, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो मैं जो एलिमेंट का ऑक्साइड था उसी का हाइड्रो, अगर ये है नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिड बना दूंगा, और मेटल ऑक्साइड होगा तो बेस बना दूंगा। कार्बोनिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको पता है। Acidic strength of oxide, acidic strength of oxide increases with the increase in percentage of oxygen in percentage of oxygen. जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ऑक्साइड का। एक एग्जांपल लेते हैं, MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, Mn2O7। जिससे MnO3 भी बनता है तो अपन MnO3 लिख लेते हैं। Mn2O7 इधर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो
1/2 का मोल फ्रैक्शन होगा, तो ये 1/2, इसमें अपन लिखेंगे 3/5 मोल फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज हो जाएगा। इसमें 2/5 होगा, इसमें 3/4 होगा, इसमें 2/3 होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। ऑक्सीजन का फ्रैक्शन कितना है, ये 2:1 का मोलर रेशियो है, और इधर 7/9 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। अब ये तो अपन को पता था, ये तो एम्फोट्रिक है, तो अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर इससे कम होगा तो फिर बेसिक होगा। मतलब एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ये भी है, अगर मान लो मैं H2SO4 लिखता हूं और H2SO3 लिखता हूं, दोनों में से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा इसमें है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। किसी एलिमेंट के ऑक्साइड्स में या एसिड्स में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। यहाँ मेटल ऑक्साइड है, MnS मेटल, तो बेसिक होना चाहिए मेटल ऑक्साइड्स को, लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, एम्फोट्रिक बना, उसके बाद एसिड बनना शुरू होगा। लाइक दैट। इतना काफी है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेट्स। सर पिछला पेज दिखाइए ना। ऑफ एक मिनट हाइड्रेट्स, ये ले। हाँ सर हो गया। अपन क्या करेंगे इधर, हाइड्रेट्स में मतलब एक होता है जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेट का मतलब जिनमें वो एसिड जिनमें एसिड्स होंगे जो हाई प्रोटॉन देते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक हाइड्रा एसिड्स होते हैं, एक ऑक्सी एसिड्स होते हैं। हाइड्रा एसिड का मतलब है एसिड्स व्हिच डू नॉट हैव ऑक्सीजन atom, have ऑक्सीजन atom, उनको अपन हाइड्रा एसिड बोलते हैं। HCl, H2S जिनमें ऑक्सीजन नहीं होगा दे आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड्स, राइट। HCl, HBr, HF लाइक दैट है। और जिनमें एसिड्स होते हैं व्हिच हैव ऑक्सीजन एटम्स, उनको अपन ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। H2SO4 है, HNO3 है, लाइक दैट। हम हाइड्रा एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रेट्स मतलब ये वाले एलिमेंटल हाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं अपन पीरियोडिक टेबल में। इन पीरियोडिक टेबल actually metal hydrates are basic in nature, are basic in nature, and non-metals are generally acidic in nature. Acidic in nature. अभी जैसे अपन लिखेंगे ना HF, HCl, HBr, HI, बाकी भी लिख सकते हैं अपन, H2O, H2S, H2Se, H2Te, NH3, PH3,
ASH3 SbH3। मतलब ऐसे अपन लिख सकते हैं, अब सारे लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। SiH4 SnH4 PbH4 लग देते। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना पीरियड में, एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रुप, so the acidic strength in a group, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होना चाहिए, HI या HF? HI। Strength in a group increases from top to bottom due to decrease in bond energy। तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है ना, इसको ब्रेक करना ज्यादा आसान है क्योंकि इन दोनों में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। जिन एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उनकी बॉन्ड एनर्जी, अब HF होगा तो दो छोटे छोटे एटम है, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगा, तो इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। अब Cl होगा तो थोड़ा बढ़ेगा Cl का साइज, तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर ब्रेक करना इजी होगा। इसमें तो और भी ज्यादा, हाइड्रोजन तो वैसे ही रहेगा लेकिन Br बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सभी ग्रुप में बढ़ेगा। इन ऑल ग्रुप्स acidic strength increases from top to bottom। तो सभी ग्रुप में ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड एनर्जी को आपने लिखा। बॉन्ड एनर्जी कम क्यों होगा? बिकॉज साइज के वेरिएशन की वजह से। तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को सभी ग्रुप में पता है। हाइड्रेट्स, नॉन मेटल हाइड्रेट्स अपन को पता है, मेटल हाइड्रेट्स अपन लिख सकते हैं। मेटल हाइड्रेट्स है ना, अगर अपन बेसिक स्ट्रेंथ लिखेंगे तो मैं किसी एक ग्रुप से लिख देता हूं और वही ग्रुप मेटल हाइड्रेट्स का सभी में एप्लीकेबल होगा। लिथियम हाइड्रेट का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा सोडियम हाइड्रेट से क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, पोटेशियम हाइड्रेट से, रुबिडियम हाइड्रेट से और सीजियम हाइड्रेट से। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफ दे आर मेटल हाइड्रेट्स, if they are metal hydride, because metal hydride में H पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। मेटल हाइड्रेट्स में H पे नेगेटिव चार्ज होगा जबकि एसिड में H पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों अलग अलग है, इसलिए ये कंपेयर नहीं करना कि अच्छा मेटल हाइड्रेट और ये एक जैसे होंगे, नहीं। एसिड में नॉन मेटल हाइड्रेट होगा तो H पे पॉजिटिव चार्ज होगा जबकि मेटल हाइड्रेट में H पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो दे आर बेसिक। सबसे ज्यादा बेसिक ये क्यों? क्योंकि मोस्ट इजीली अपना इलेक्ट्रॉन यही दे देगा। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम का ही होगा। यहां आपका पीरियोडिक टेबल में जो अपन को वेरिएशन पढ़ने थे वो खत्म हो गए। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह का कैलकुलेशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है बस, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। उसमें बहुत सारा पार्ट अपन ने पढ़ा हुआ है। देयर इज ओनली वन क्लास जिसमें अपन इसको खत्म कर लेंगे, पीरियोडिक टेबल आपका खत्म हो जाएगा। सो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले तक अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको ना अपन BIN बोलते हैं, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, तो BIN वाला पार्ट बचा हुआ है, बाकी सब अपन पढ़ चुके हैं। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मतलब इनके नाम कैसे कैसे बोले जाते हैं,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग कैसे करते हैं वो बचा हुआ है, बाकी सारा पार्ट अपना खत्म हो गया। वो पीरियोडिक टेबल में आता है। हाँ पढ़ लेते हैं, क्या पढ़। तो वो तो इजी है, 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर एक क्लास लगेगा पूरा, मतलब उसमें थोड़ा टाइम भी बच सकता है लेकिन अपन को टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट में अपन डाउट्स भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है सर ऑक्साइड्स के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम डाउन द ग्रुप से, ये क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और मेटल हाइड्रेट्स के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटल हाइड्रेट्स के लिए नहीं, मेटल हाइड्रेट्स के लिए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। So that is about the acidic and basic strength. तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को छोड़कर शीट में सब कुछ कर ले अभी। बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला पार्ट सेक्शन छोड़ देना, उसके बाद अपन उसे कंप्लीट कर